शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में बात करते हैं और इसके अंतर्गत हम कुछ रोगों के लक्षण, पूर्व रूप आदि और उनकी चिकित्सा के विषय में सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा कुछ जो सुनिश्चित योग ऋषियों ने दिए हैं उन योगों के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सामान्य जानकारियां हमें रहने से हम छोटी मोटी समस्या को स्वयं भी समाधान कर सकेंगे और जब हम इस विषय में जानकार होंगे तो वैद्य के द्वारा चिकित्सा भी सरलता से की जा सकेगी, क्योंकि आयुर्वेद में ही कहा गया है कि जिस प्रकार से वैद्य का बुद्धिमान होना आवश्यक है, परिचारक सेवक का बुद्धिमान होना आवश्यक है, इसी तरह से रोगी का भी बुद्धिमान होना आवश्यक है। और बुद्धि की वृद्धि जो है वह जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनके स्वाध्याय से होती है और आयुर्वेद से अधिक अर्थात चरक और सुश्रुति इनसे अधिक प्रामाणिक और कोई भी ग्रंथ नहीं है। तो हम महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जिनके द्वारा चरक में निर्देश किए गए हैं उन विषयों में, रोगों के विषय में बात कर रहे हैं। और यह गुल्म जो वायु गोला पेट में होता है, जो बहुत भयंकर दर्द भी करता है और गोले के रूप में दिखता भी है, तो उसके विषय में हमने बात की और उसकी चिकित्सा के विषय में भी हम बात कर चुके हैं। अब योग, जो विशेष योग हैं जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताए हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें से हम जो विभिन्न प्रकार के घृत हैं उन घृतों के औषधियां और उनको किस प्रकार से सिद्ध करें, तो इस पे हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बस्तियों के विषय में बात की थी। तो वायु प्रकोप के कारण से मुख्य रूप से वात व्याधि और उससे जो वातिक गुल्म होते हैं, उनमें घृतों के प्रयोग से अधिक लाभ मिलता है। और क्योंकि गुल्म में वात अधिक प्रभावी होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे वातिक गुल्म हो, पैत्तिक गुल्म हो या श्लेष्मिक गुल्म हो, तो इस कारण से निरूह और अनुवासन जो बस्तियां हैं उनका प्रयोग इसमें बहुत अधिक रामबाण सिद्ध होता है। तो बस्तियों के प्रयोग से इस पे बहुत आसानी से विजय प्राप्त की जाती है। लेकिन जो जहां पर संशोधन नहीं किया जा सकता है तो शमन संशमन किया जाता है, उससे संबंधित कुछ घृतों के द्वारा पित्त गुल्म की चिकित्सा की जाती है, क्योंकि घृत जो है वो शीतल प्रकृति का है और परंतु अग्निवर्धक भी है। तो उसी के अंतर्गत बहुत सारे जो योग हैं घृतों, सिद्ध घृतों के, उनके विषय में बात कर रहे हैं। एक है वासा घृत।
जिसको हम आज देखेंगे। जड़ सहित अवडूसे को ले लेते हैं, उसे कुचल लेते हैं और 8 गुना जल में उसका काढ़ा करते हैं। जब जल का 8वां भाग शेष रह जाता है तो उसको छान लेते हैं, वो काढ़ा बन जाता है वासा का। और इस काढ़े में और अडूसे के जो पुष्प होते हैं उनके चटनी बनाकर घी को सिद्ध किया जाता है। काढ़े से और अडूसे के फूल जो होते हैं उनकी चटनी बनाकर और फिर घी सिद्ध कर लेते हैं। और घी सिद्ध करके जब शीतल हो जाता है, घी सिद्ध घृत जो है वो शीतल हो जाता है, तो उसमें मधु का थोड़ा सा प्रक्षेप कराया जाता है। समान मात्रा कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो उस के साथ में इस वासा घृत का आधे तोले का एक बारी में प्रयोग कराया जाता है। और ये जो वासा घृत है ये पित्त गुल्म को शांत करता है, रक्त पित्त को भी शांत करता है, जर को भी शांत करता है, श्वास कास और हृदय रोग को नष्ट करने वाला है। तो ये एक योग बताया गया है। फिर इसके बाद में एक और घृत के विषय में बताते हैं, उसमें त्रायवाणा का योग है। और त्रायवाणा का काढ़ा तैयार किया जाता है। जब चौथाई रह जाता है काढ़ा, उसे छान लिया जाता है और समान मात्रा में दूध मिलाकर उसको पिया जाता है। और इसमें भी कहा गया है कि इसके ऊपर से भी साधारण गर्म दूध अपने अग्नि बल के अनुसार पीना चाहिए। इससे दोष निकलकर पैतृक गुल्म शांत हो जाता है, अर्थात दस्त आदि लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है त्रायमाणा जो है इसमें घृत का प्रयोग नहीं है, सीधे काढ़ा बनाकर दूध के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो त्रायमाणा का काढ़ा 2 तोले जो काढ़ा बना और 2 ताल उसमें 2 तोला ही दूध मिलाकर रोगी पिए और उसके ऊपर से फिर सामान्य गर्म दूध भी पिए। ऐसे ही जो पैतृक गुल्म में विरेचन के लिए द्राक्षा और हरड़, इनके काढ़े में गुड़ डालकर रोगी को पिलाया जाता है। या कमीले के साथ में मधु मिलाकर उससे चटाया जाता है। और कमीला जो होता है उसकी मात्रा 1 माशा रखी जाती है। तो ये जो है पैतृक गुल्म के विषय में विशेष बताया गया। और क्या क्या अन्य कार्य भी किए जाते हैं पित्त गुल्म में, वो भी बता रहे हैं। अभ्यंग किया जाता है अर्थात मालिश। तो पित्त गुल्म में रोगियों को दाह की शांति के लिए शतधौत और सहस्रधौत घृत या चंदन आद्य तेल है एक विशेष, जो ज्वर की चिकित्सा में बताया गया। ऐसे ही मुलेठी के काढ़े और मुलेठी के चटनी से, सिद्ध तेल से और मालिश की जाती है जहां पर गुल्म हो उस स्थान पे। तो शतधौत और सहस्त्रधौत घृत क्या होता है, या मक्खन जो होता है उसके लिए
धोया जाता है बार बार, एक बार धोया, दो बार धोया, धो के फिर जल रहित किया, फिर उसके बाद धोया, फिर जल रहित किया, ऐसे करके 100 बार या 1000 बार उसको धोया जाता है, तो उसका जो गुण है और भी अधिक शीतल हो जाता है घृत का। तो ये पित्त गुल्म में उसकी मालिश से लाभ मिलता है। ऐसे ही पित्त गुल्म में कुछ बस्तियां भी बताई गई हैं। तो पित्त ज्वर के रोगियों और पित्त गुल्म के रोगियों के लिए तिक्त द्रव्यों से जो सिद्ध किया हुआ दूध है उसकी बस्तियां हितकारी होती हैं। तिक्त जो है वो कड़वे द्रव्य है, जैसे नीम आदि, तो उनसे दूध को युक्त करके फिर उसकी जो है बस्ती दी जाती है। तो उससे जो है पित्त गुल्म और पित्त ज्वर वगैरह शांत होते हैं। और पित्त गुल्म में क्या क्या द्रव्य खाने के लिए देना चाहिए रोगी को, पथ्य क्या है? तो शाली धान्य है, शाली चावल, और गाय का बकरी का दूध, घी, पिंड खजूर, आंवला, अंगूर, मुनक्का कह सकते हैं, अनार, फालसा, ये सब जो है आहार के लिए प्रयोग कराने चाहिए। ऐसे ही पीने के लिए किस प्रकार का पानी हो, उसके लिए बताया गया है कि पित्त गुल्म वाले को बला और विदादी गंधादि गण, जिनको क्षुद्र पंचमूल भी कहते हैं, ऐसी 6 औषधियों से षडंग पानीय साधित जो जल होता है वो दिया जाता है। मतलब 6 औषधियां होती हैं जिसमें विदारी गंध आदि गण की 5 क्षुद्र पंचमूल वाली औषधियां हैं, और बला, इनसे सिद्ध जल ही पिलाया जाता है। तो उससे जो है पित्त गुल्म में शांति होती है, पित्त गुल्म की प्यास लगने पर वही दिया जाता है। कोई कोई स्थिति ऐसी भी होती है कि पित्त गुल्म में आम का भी अनुबंध हो जाता है, अर्थात साम पित्त गुल्म उसे कहेंगे, या साम श्लैष्मिक गुल्म, या साम वातिक गुल्म। तो ऐनी ऐसी स्थितियों में लंघन करा के यवागुओं से, खडों से और यूशों से अग्नि को प्रदीप्त कराया जाता है। खड जो होते हैं वो खट्टे द्रव्यों को पकाकर बनाए जाते हैं। यवागु हमको पता ही है, जैसे दलिया या चावल का दलिया होता है, चावल के जो टूटे हुए चावल हैं उनका दलिया बना लिया जाता है, दलिया जैसा। और यूश जो होते हैं वे, जैसे मूंग है तो मूंग को अच्छे से पकाने के बाद में उसका जो द्रव भाग होता है उसको यूश बोल लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, और ठोस ठोस भाग हटा देते हैं, ज्यादा जो ज्यादा गाढ़ा होता है। तो, तो ऐसी चीजों से पहले लंघन करा के फिर इस प्रकार से यवागु, खड और यूश, इनसे अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। तो सभी दोषों की शांति और प्रकोप जो है वो जठराग्नि पर आश्रित होती है। इसलिए ये बहुत विशेष निर्देश किया गया है कि अग्नि की सदा रक्षा करनी चाहिए। और जो जो त्रुटियां जिस जिसके कारण से रोग होता है वो सब उन
चीजों का त्याग करना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जठराग्नि की रक्षा करना ये सबसे मुख्य कार्य है, जो कि आजकल लोगों को बचपन से ही सिखाया नहीं जाता है। उसके कारण से लोग बहुत अधिक रोगी पड़ते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं। और जो स्वस्थ नहीं रहते हैं तो उनका शरीर बलवान भी नहीं रहता है, तो रोगों का आक्रमण बड़ी जल्दी जल्दी होता रहता है। तो आयुर्वेद में जो विशेष बात है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी गई है। तो कफ गुल्म की चिकित्सा के विषय में भी कुछ बातें और विशेष हम देखते हैं। तो अगर संशोधन के द्वारा हमें ऐसा रोगी है जो संशोधन के योग्य है, तो फिर हम उसका वमन कराते हैं औषधियों से। तो वमन से पहले जैसे स्नेहन स्वेदन, सभी कोई भी पंचकर्म के कार्य होता है उसमें स्नेहन स्वेदन करना उस सबसे पहले आवश्यक होता है, उसी के बाद में पंचकर्म की कोई भी क्रिया कराई जाती है, जिससे कि दोष जो है वह ढीले पड़ जाते हैं स्नेहन और स्वेदन से। और फिर जब वमन की औषध आदि दी जाती है तो वो आसानी से अपने स्थान को छोड़कर और बाहर निकल जाते हैं संशोधन के लिए। तो स्नेहन और स्वेदन से गुल्म थोड़ा शिथिल हो जाता है, जो कफज गुल्म है। तब जो है गुल्म के मूल को वस्त्र से लपेट दिया जाता है, और एक घड़े में जलते हुए कुछ बलवज नाम के तृण विशेष होते हैं, या कुशाओं को डाल दिया जाता है, और घड़े के मुख को गुल्म पर लगा देते हैं, कफज गुल्म पर। इस प्रकार से इसको घटी यंत्र भी बोलते हैं। इस प्रकार से जो गुल्म होता है वो घड़े के मुख की ओर खींचा और पकड़ा जाता है। आजकल इस क्रिया को कपिंग भी कहते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग इस कपिंग की क्रिया को करते भी हैं। और फिर जैसे जैसे ढीला पड़े तो फिर घड़े को वहां से उतार लिया जाए। उसके बाद में गुल्म के मूल पर वस्त्र को कसकर बांध देते हैं, फिर उस पे शस्त्रकर्म किया जाता है कफज गुल्म पे। तो ये सब जो है पूरी प्रक्रिया वैद्यों के द्वारा की जाने योग्य है। और जब शस्त्र कर्म कर लिया जाता तो उससे दोष को वहां से, जो कफज गुल्म है उस दोष को निकाल दिया जाता है। और ये जो है जो भी मर्म होते हैं जैसे हृदय है, उन सब का ध्यान रख के ये सब कार्य किया जाता है। तो बहुत अनुभवी लोग करते हैं तभी इस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो ये एक और कफ गुल्म के लिए जो चिकित्सा विशेष होती है उसमें आजकल वो कपिंग ग्लासेस इस प्रकार से आते भी हैं और उनका प्रयोग किया जाता है। और आजकल जो है कुशा या तृण न डालकर उसमें स्पिरिट डालकर आग लगाते हैं, तो फिर वो खिंचाव आ जाता है उसमें, वायु निकल जाती है घटी के मार्ग से। ऐसे ही कुछ और भी बातें बताई गई हैं कि भाई कैसे स्वेदन करना है। तो
जो श्लैष्मिक गुल्म है उस पर तिल या एरंड बीज, अलसी, सरसों इनका लेप करके सुहाते गर्म लोहे के पात्रों से स्वेदन कराया जाता है। उससे सेक करते हैं तो स्वेदन हो जाता है उस स्थान का। पहले ऊपर से तिल, एरंड बीज, अलसी, सरसों इनको पीस के उनको और उसका लेप लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर गर्म लोहे के पात्र से, और बहुत ज्यादा गर्म ना हो लेकिन ठीक अच्छा लगता हो ऐसा, उससे वहां पर गर्मी दी जाती है तो वो स्वेदन हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे ही एक और घृत बताया गया है, इसको दशमूली घृत के नाम से कहा है। तो दशमूल के काढ़े और त्रिकटु, यवक्षार, सेंधा नमक, हींग, बिट लवण और अनारदाना इन सब की चटनी बनाकर उससे घी को यथावत सिद्ध किया जाता है। ये कफ गुल्म को बहुत ही शीघ्र जीतता है। तो इसको दशमूल के काढ़े से बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम दशमूली है। तो ये आज हम इतना ही रखते हैं। एक हाथ खड़ा हुआ है, प्रद्युम्न भाई, आप बोल सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिएगा प्रद्युम्न जी। मुझे लगता है ये हाथ गलती से खड़ा हुआ है। प्रद्युम्न सिंह जी, नमस्ते सर। कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ नमस्ते जी। मैं कह रहा था, आप जो कपिंग बता रहे थे ना, कपिंग थेरेपी का, जी तो वो तो हिजमा के नाम से जाना जाता है कि उसमें वो आग के वो करके खून खींचता है, गंदा खून निकालते हैं शरीर से उसका। जी जी जी, ये बहुत प्राचीन पद्धति है। आयुर्वेद में इसका पूरा वर्णन मिलता है। ठीक है अच्छा। ना? और एक वो जी, दागने की क्या होता है, दागने की पद्धति क्या वो कहलाती है? वो अलग प्रक्रिया है। अच्छा, ये तो अलग है। हाँ, दागना अच्छा, अलग है। नहीं वो दाग दाग के पहले, दाग के भी इलाज होता है ना शरीर की किसी नस पे, नस के जी जी ऊपर जी, गरम। बिल्कुल होता है। ऐसा अच्छा। मत्स्य आदि पे भी दागने की क्रिया होती है, और क्षार सूत्र का भी प्रयोग होता है। हाँ वो तो पाइल्स में होता है आजकल। जी 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 जी, तो अनेक ठीक है। प्रक्रियाएं हैं, सब आयुर्वेद से संबंधित ही हैं। जी। कुछ व्यवहार में नहीं है इस हम्म, समय, है ना, ऐसा कुछ ऐसा समझ सकते जी हैं जी ज्यादातर जी, लोग। अच्छा। वो असल में